Hi everyone, hope you all are doing well. This is Dr. Nikita Yadav, a homeopathic practitioner. I am going to start a video series, Body, Health and Disease. In this series, we will discuss various disease conditions and what you as a patient can do to reduce your symptoms. So, please be there with me in these sessions and I hope it will be very useful for you to know your body. Today I am going to launch my first session on the series. It is on GERD, that is gastroesophageal reflux disease. So today's topic is gastroesophageal reflux disease और GERD, जिसको आप कॉमन लैंग्वेज में या कॉमन टर्म्स में हाइपर एसिडिटी या एसिडिटी बोलते हैं. बाय द वे मैं बता दूं दिस इज़ अ रॉन्ग टर्म टू यूज़. इट इज़ कॉल्ड रिफ्लक्स डिजीज़. सो इसमें क्या होता है, इसके पहले I'll explain you what is the normal mechanism of digestive system. So as you can see, this is our stomach and there is a sphincter or you can say a valve like thing between a food pipe and the stomach. So these valve or these sphincter opens when you eat something and other times it is always closed. But what happens in this? It remains open or it opens abruptly at any time. So reflux occurs when the acid of the stomach frequently flows back into the esophagus because of the relaxation of the sphincter. And because of that, there are few symptoms which you feel. So what is the common symptoms of GERD? It is heartburn. हार्टबर्न मतलब आपको सीने में जलन होगी या गले में जलन होगी या पेट में जलन होगी. एंड समटाइम्स चेस्ट पेन, समटाइम्स सोर बेल्चिंग, आपको डकारें आएंगी, खट्टी डकारें आ सकती है. एंड इफ़ द रिफ्लक्स इज़ मोर, अगर एसिड बहुत ज़्यादा ऊपर आ रहा है या बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया है तो यू कैन हैव डिफ़िकल्टी इन स्वॉलोइंग, आपको निगलने में, खाना खाने में तकलीफ़ हो सकती है. And there can be always a sensation of globus या something, there is something stuck in your throat, कुछ अटका हुआ है, ऐसा हो सकता है. नाइट रिफ्लक्स हो सकता है. नाइट रिफ्लक्स क्या होता है? आप सोए हैं रात में, जब भी आप लेटोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मुंह में पानी आ रहा है या मुंह में एसिड आ रहा है. दैट इज़ कॉल्ड रिफ्लक्स. दैट इज, और जब ये रात में होता है दैट इज़ कॉल्ड नाइट रिफ्लक्स. एंड बहुत क्रॉनिक हुआ तो ईसोफेगस और की लाइनिंग्स डैमेज हो जाती है. इससे यू कैन हैव रिकरेंट ड्राई कफ. एंड ऑब्वियसली अगर आपको रात में ये बार बार एसिडिटी हो रही है या रिफ्लक्स हो रहा है तो आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाएगी. या कभी कभी ये वॉइस लैरिंग्स को भी अफेक्ट करता है, आपकी वॉइस भी अफेक्ट होती है, तो वो लैरेंजाइटिस हो जाता है. लैरेंजाइटिस मीन्स आपका जो वॉइस कॉर्ड है वो भी इफेक्ट होता है इससे. सो हम देखेंगे रिस्क फैक्टर्स. जैसा आपने देखा होगा यहाँ पे मैंने रिस्क फैक्टर्स और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस दोनों साथ में रखे हैं, ताकि आप जब आपको रिस्क फैक्टर्स समझ में आएंगे तो आपको अपने आप ये भी समझ में आएगा कि आपको क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है ताकि आपको ये सिम्टम्स कम हो. तो सबसे पहली चीज़, सबसे पहला रिस्क फैक्टर होता है ईटिंग लार्ज मील्स और ईटिंग लेट. काफ़ी लोगों को आदत होती है वो ओवर ईट कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं. और काफ़ी लोगों को आदत होती है कि वो रात में खाना खाते हैं, काफ़ी लेट खाना खाते हैं, खाना खा के तुरंत सो जाते हैं. एंड दिस इज़ वेरी रॉन्ग थिंग टू डू. फिर सम पीपल हैव एन एडिक्शन ऑफ टी एंड कॉफ़ी. मैं तो एडिक्शन ही बोलूँगी इस चीज़ को, जो बहुत सारी चाय पीते हैं या बहुत बार कॉफ़ी पीते हैं. सो इससे भी आपका रिफ्लक्स बढ़ता है. पीपल हु स्मोक, पीपल हु ड्रिंक एल्कोहल, these also triggers the reflux. Then obesity, जो जिनका वेट ज़्यादा है उनको भी रिफ्लक्स का प्रॉब्लम हो सकता है. प्रेगनेंसी में भी आपको रिफ्लक्स का प्रॉब्लम हो सकता है. एंड देर आर सर्टेन फूड्स विच कैन ट्रिगर द रिफ्लक्स, लाइक इफ़ यू ईट स्पाइसी फूड, इफ़ यू ईट फ्राइड फूड वेरी ऑफन. कभी कभार चलता है बट जो बहुत रेगुलरली कंज्यूम करते हैं उनके लिए इट इज़ नॉट गुड. Then there are some medications which can cause reflux, that can be aspirin, Disprin, any sort of painkillers. Painkillers generally causes reflux. So अगर आपको अब ये रिस्क फैक्टर्स समझ में आ गए हैं
तो आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि आपको क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है जिससे आप आपका सिम्टम्स कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला होता है स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स। स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स मतलब क्या होता है, आप दिन में 4 बार खाएं, थोड़ा थोड़ा करके खाएं। खाने के बीच में 2 मील्स के बीच में बहुत लंबा गैप ना हो और हर एक मील बहुत हैवी मील ना हो। पेट भर के ना खाएं, थोड़ा खाइए, फिर 3 घंटे बाद फिर थोड़ा खाइए। एंड यू शुड नॉट ईट लेट। आप लेट खाना ना खाएं, जल्दी खाएं और खा के आपको तुरंत सोना नहीं है। खाने और सोने के बीच में एटलीस्ट आपका 2 to 2.5 आवर्स का गैप होना चाहिए। ये हमेशा याद रखें, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू डू। एंड जिनको ये रिफ्लक्स का प्रॉब्लम है दे शुड ट्राई टू स्लीप ऑन लेफ़्ट साइड। आप कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लेफ़्ट साइड पे सोएं, लेफ़्ट करवट पे सोएं। इससे आपका रिफ्लक्स, जो नाइट रिफ्लक्स है, वो कम होगा। या तो आप एक चीज़ और कर सकते हैं, आपके पलंग को 6 इंची ईंट लगा के थोड़ा ऊंचा कर सकते हैं सिर के साइड से, तो इट विल ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस योर रिफ्लक्स, नाइट रिफ्लक्स। देन अगेन, आपको ऑयली चीज़ें बहुत ऑफन नहीं खानी है। एक आधी बार चलेगा, बहुत ऑफन नहीं खाना है। फिर आपको मसाले, मिर्च मसाले भी बहुत कम करने पड़ेंगे। देन अगेन, स्वीट्स कॉजेज रिफ्लक्स, मिल्क कॉजेज रिफ्लक्स। बहुत लोगों का ये सोचना है कि भैया एसिडिटी हुई तो ठंडा दूध पी लो, बट इट इज़ रॉन्ग। मिल्क कॉजेज मोर रिफ्लक्स। आपको थोड़ी देर के लिए आराम लगेगा, बाद में ये सिम्टम और बढ़ जाएगा। तो यू शुड अवॉइड स्वीट्स, यू शुड अवॉइड चॉकलेट्स, यू शुड अवॉइड मिल्क। इफ़ आपको रिफ्लक्स का प्रॉब्लम है देन यू शुड अवॉइड मिल्क। एक आधी बार, अगेन आई से एक आधी बार चलेगा, बट आपको डेली ये कंज्यूम करना अवॉइड करना चाहिए। देन अगेन, इफ़ यू आर ओवरवेट, प्लीज़ रिड्यूस योर वेट। इट विल रियली हेल्प इन योर सिम्टम्स, टू रिड्यूस योर सिम्टम्स। एंड लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट, प्लीज़ अवॉइड अल्कोहल, स्मोकिंग और टोबैको। ऐसे भी ये चीज़ें हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है, और जिनको रिफ्लक्स का टेंडेंसी है उनको तो ये बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए। So this is all the lifestyle modifications you should do. I'll repeat it once more. Small frequent meals. You should not sleep immediately after your meals. Try to sleep on the left side whenever you sleep. Avoid spicy and oily food. Avoid sweets. Avoid chocolates, milk. Avoid tea, coffee, and please stop drinking alcohol, tobacco, or smoking. Okay, now there are some complications. आप डरिएगा मत, दिस इज़ वेरी जनरल डिजीज़ जो आजकल बहुत कॉमन है लोगों में, बट उसकी कुछ कॉम्प्लिकेशन है, पर इसका ये मतलब ये नहीं कि हर किसी को होंगे। अगर आप ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस फॉलो करेंगे तो आपको कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे, और प्रॉपर अगर उसका ट्रीटमेंट लेंगे तो आपको कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। तो यहाँ कुछ कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे आप देख सकते हैं, इसोफेजियल स्ट्रिक्चर, इसोफेजियल अल्सर एंड बैरेट्स इसोफेगस। अब मैं आपको ये चीज़ों को एक्सप्लेन करती हूँ क्या होता है। इसोफेजियल स्ट्रिक्चर क्या होता है? अब यूजुअली एसिड हमारे स्टमक में जनरेट होता है, और स्टमक की लाइनिंग, इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट स्टमक फ्रॉम एसिड। पर इसोफेगस में वो लाइनिंग नहीं होती है, सो वेन एवर इट फ्लोज बैक इट डैमेजेस इसोफेगस। इसोफेगस मतलब फूड पाइप, तो वो फूड पाइप को डैमेज करता है। अब क्या होता है, वो डैमेज होता है, रिपेयर होता है, डैमेज होता है, रिपेयर होता है, तो उससे स्ट्रिक्चर फॉर्म हो जाता है। जैसे कहीं भी आपको चोट लगी है तो जब वो हील होती है तो थोड़ी सी आपकी स्किन सिकुड़ जाती है। सेम थिंग्स हैपन्स इन योर फूड पाइप, तो वो सिकुड़ने की वजह से वो स्ट्रिक्चर फॉर्म हो जाता है, मतलब फूड पाइप में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, मतलब आप नॉर्मल फिर खाना खाने में आपको तकलीफ़ होती है, इसलिए आपको निगलने में तकलीफ़ होती है। देन सेकेंड कॉम्प्लिकेशन इज़ इसोफेजियल अल्सर। अब ऑब्वियसली एसिड है, इट विल अफेक्ट डैमेज योर इसोफेगस, फूड पाइप को डैमेज करेगा, सो इट कैन कॉज अल्सर, अब वहाँ छाले हो सकते हैं। देन बैरेट्स इसोफेगस। बैरेट्स इसोफेगस क्या होता है? अब ड्यू टू रिकरेंट रिफ्लक्स जो आपकी इसोफेगस की लाइनिंग होती है वो चेंज हो जाती है, और
उसके बाद वो कंडीशन को कहते हैं बैरेट्स ईसोफेगस। नॉर्मल जो लाइनिंग होती है, फिर वो जिसको बहुत क्रॉनिक रिफ्लक्स होता है उन्हीं के साथ ये होता है, तो ईसोफेगस की लाइनिंग ही कम्प्लीटली चेंज हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं बैरेट्स ईसोफेगस। एंड दिस कैन लीड टू कैंसर इन फ्यू पेशेंट्स। बट ऐसा नहीं है कि आपको एसिडिटी है तो हर बार आपको कैंसर होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्लीज़, ये एक इस कॉम्प्लिकेशन था, मुझे बताना ज़रूरी था, इसलिए मैंने बताया था, ये दिमाग में नहीं रखना है आपको। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने कॉम्प्लिकेशंस डिस्कस किए। सो जैसे ये बहुत कॉमन कंडीशन है, आजकल बहुत लोगों में मिलती है, तो अगर हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस फॉलो करेंगे तो हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे। सो थैंक यू गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। एंड मैं आपको बता दूँ, ये वीडियो सीरीज़ में मैं मेडिकेशंस डिस्कस नहीं करने वाली। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ, मेरा ये बनाने का एम ये है कि आपको आपके बॉडी में क्या हो रहा है इसका थोड़ा बहुत नॉलेज हो, ताकि सही टाइम पे आप उसको एड्रेस कर पाओ और डॉक्टर से सही राय ले पाओ। प्लीज़, मैं ये भी चीज़ आपको अवॉइड करूँगी, आप गूगल डॉक्टर ना बने। अब जाके बहुत लोग करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, फिर उसका बहुत रॉन्ग इफ़ेक्ट होता है आपके ऊपर, क्योंकि हर चीज़ गूगल में सही नहीं होती है। तो प्लीज़, मेरा ये वीडियो सीरीज़ बनाने का यही उद्देश्य है कि आपकी बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं आप उसको सही टाइम पे एड्रेस करें और सही लोगों से राय लें। अगर आपको इनमें से कुछ भी सिम्टम हो रहे हैं तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, उनसे कंसल्ट करिए और सही मेडिकेशन लीजिए। दूसरा, सेल्फ मेडिकेशन मत करिए गाइज, इट इज़ वेरी रॉन्ग। सेल्फ medication is very wrong, you should never do that, okay? So this is all about GERD and my video series. First session has ended and see you soon. Please be there with me every Sunday. I'll upload every video on Sunday. So thank you for attending the session, and if you need any topic that I should discuss, please मुझे बताइए, आई विल डिस्कस दैट टॉपिक, एंड एनी सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। ये मेरा फर्स्ट सीरीज़ है, तो हो सकता है मुझसे कुछ गलतियाँ हों, तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट टाइम वो गलतियाँ ना हो। कोई सजेशंस हो तो प्लीज़ दीजिए, एंड ऐसा कुछ भी टॉपिक हो जो आप डिस्कस करना चाहते हो तो हम वो डिस्कस करेंगे। प्लीज़ कमेंट मी एंड आई विल डू दैट। थैंक यू ऑल।